नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वी आर डिस्कसिंग 35th जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स। प्रदीप जी नमस्ते, वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। प्रदीप हाँ जी जी सर। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लुधियाना से आते हैं। तो हम लोग आपके बारे में जानेंगे, हम लोग सब जानने के लिए इच्छुक है, बाकी मेंबर्स भी। तो बस थैंक इसमें यू यह है सर, कि थैंक यू। हाँ, आप अपना वीडियो बस बंद कर लीजिए, उस वीडियो की जरूरत नहीं होती है। ओके सर, ओके जी, थैंक यू। ओके। गाइडलाइंस ऑन डेटा शेयरिंग विद सीएजी बाय द सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन जीएसटी रिजीम। सीएजी क्या हो गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स ऑडिट करने के बाद किसको भेज देती है अकाउंट्स का पूरा ऑडिटेड अकाउंट्स? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को। और ये स्टेट गवर्नमेंट का गवर्नर। गवर्नर को। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है जब जब राजीव जी म्यूट कर लीजिए। तो जब सीएजी ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट का करती है तो आपको इंटरेस्टिंग होगा कि ये जीएसटी डिपार्टमेंट का भी ऑडिट करती है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का ऑडिट करती है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑडिट क्या करती है कि ये जितने भी नोटिसेस इश्यू हुए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये नोटिसेस वैलिड नोटिस इश्यू हुए हैं ये भी चेक करती है। इन नोटिसेस, these notices have been issued as per the sections, as per the provisions of GST law or not, ये भी चेक करती है। सेक्शन मेंशन है या नहीं है ये भी चेक करती है। ईच एंड एवरीथिंग चेक करती है। और मान लीजिए ये डीजी आर्म है, डीजी आर्म ने बहुत सारे रिस्क एनालिसिस करके रिपोर्ट भेजी, किसको? जीएसटी डिपार्टमेंट को। फिर ये सीएनजी इन डिपार्टमेंट को कहती है कि इस रिपोर्ट पे आपने क्या क्या एक्शन लिया उसका डिटेल आप मुझे भेजिए ऑडिटर को। फिर ऑडिटर ये कमेंट करता है डीजीआरएम के रिपोर्ट के बेसिस पे कितना टैक्स रिकवरी हुआ है पूरा डेटा के साथ। मैंने एक सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपको दिखलाया था, याद है? जब हम लोग सेक्शन नोटिस में जो सेक्शन मेंशन नहीं होते हैं तो उसमें सीएजी ने कहा था कि दीज नोटिसेस आर नॉट वैलिड नोटिस। सर वो मुझे वो हमको चाहिए, वो भेज सकते व्हाट्सएप पे? अब मास्टर लर्निंग में है वो। हाँ हाँ है, अच्छा ओके। प्रोसीजर्स में जाएंगे तो मास्टर लर्निंग्स में .com में वो हमने अपलोड किया हुआ है। ओके, तो मैं एक बार देख लेते हैं। तो सीएजी का रिपोर्ट ऑब्वियसली बहुत बड़े पेजेस में होता है। अरे ये भी इसका भी चक्कर आ गया। चलिए ये मास्टर लर्निंग आज खुल क्यों नहीं रहा है, चलिए देखते हैं उसको भी। तो अब सीएजी जब सेंट्रल गवर्नमेंट से जीएसटी डिपार्टमेंट का डेटा मांगती है तो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट को ये डेटा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप उसी रिपोर्ट में पढ़िएगा तो ये दोनों कह रहे हैं कि भैया कि दीज आर द कॉन्फिडेंशियल डेटा देयरफॉर नॉट एबल टू शेयर इट। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ। अब ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा एक खाका तैयार किया गया है कि सीएजी किस डेटा पे ऑडिट कर सकती है, किन किन डेटा पे। आइए, इंट्रोड्यूसिंग दिस एजेंडा आइटम द सेक्रेटरी इन्फॉर्म दैट आफ्टर द रोल आउट ऑफ जीएसटी the office of comptroller and auditor general of India had been seeking data from the tax administrations of the center and state governments. State and CBIC had been requesting for evolving uniform guidelines for data sharing with the office of CAG with the approval of the council. With a view to evolve such guidelines, a meeting chaired by special secretary was held on 3rd May, which was attended by the officers of this. After discussion, a set of broad guidelines were recommended for consideration of the council as set out in agenda note. He further informed that this issue was discussed in the officers meeting held on this, where the officers of CAG also made a presentation. Thereafter, the issue was discussed in detail. In the first part of presentation, the principal director audit CAG stated that under Article 151 of the Constitution, the reports of the CAG, अच्छा ये CAG जो authority बनी है
वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। The reports of the CAG relating to the accounts of the union shall be submitted to the president, who shall cause them to be laid before each house of parliament. Similarly, reports of CAG relating to the accounts of a state shall be submitted to the governor of the state, who shall cause them to be laid before the legislature of the state. She stated that audit process normally follows the organizational structure of the audited entity. So in the pre-GST regime, separate revenue audit reports were tabled in parliament and state legislature based on the tax laws administered by the center and state. She stated that in GST regime, there were areas of overlap in the functions of tax administration due to cross empowerment. She pointed out that the CGST, SGST and IGST was administered by both central and state tax officers, and audit findings on either central or state tax department might impact the consolidated fund of India as well as consolidated fund of one or more states. क्या मतलब निकाल रहे हैं ये? किसी को आइडिया? बोला प्री जीएसटी रिजीम में सेंटर एक्साइज सर्विस टैक्स लेवाई करता था, तो इसका रिपोर्ट सेंटर को चला जाता है एक्सक्लूसिवली टू सेंटर। स्टेट वैट लगाता था तो एक्सक्लूसिवली इसका रिपोर्ट ईच स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर को चला जाता था, और फिर लेजिस्लेचर में प्रेजेंट भी हो जाता था। लेकिन जीएसटी के जमाने में आज सीजीएसटी ऑफिसर वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है एसजीएसटी का भी और आईजीएसटी का भी, और एसजीएसटी डिपार्टमेंट यानी कि एसजीएसटी का ऑफिसर वो सी और आई दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। आई तो बहुत लिमिटेड केस में, लेकिन वो कर रहा है। ठीक बात है। अब ऑडिट जब होगा इस डिपार्टमेंट का, तो ऑब्वियसली इसमें जो भी रिपोर्ट आएगा वो इसको भी अफेक्ट कर रहा होगा, इसको। जब स्टेट डिपार्टमेंट का ऑडिट हो रहा होगा तो सेंट्रल के टैक्स को भी इंपैक्ट कर रहा होगा। तो ऑडिट रिपोर्ट जब वो भेजेगा, वो कौन सा भेजेगा? मतलब क्या वो बाइफर्केशन करके भेजेगा? क्योंकि C प्लस S प्लस I प्लस सेस, ये तो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जीएसटी डिपार्टमेंट का जाए, और ये सारा रिपोर्ट एक साथ किसके पास चला जाए? प्रेसिडेंट के पास और इस स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब देखिए इन्होंने क्या फाइंडिंग किया है और कैसे ये हो रहा है। She added that observations on GSTN's role and its IT system would be relevant for the center and all the states. She further stated that with uniform processes and procedures of audit across the country, it was proposed to have an all India report on systematic issues, which would be presented in the parliament. This report would deal with systematic lapses, observation on implementation issues impacting policy decisions, finding on audit of GSTN, results of audit carried out with pan-India focus, and findings on tax administration of CBIC. The state-specific reports would be presented in the respective state legislatures, containing results of audit of statutory functions carried out by respective state tax departments. It was stated that report structure might change as GST implementation unfolded further. ये मुझे इसका मतलब बता दीजिए क्या कहना। The state specific reports would be presented in the respective state legislatures, containing results of audit of statutory functions carried out by respective state tax department. ये नोटिसेस इश्यू जो करते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं क्या? स्टैट्यूटरी फंक्शंस तो स्टेट टैक्स के किसी को भी कोई आइडिया? नो सर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। The second part of the presentation covered by the issue of audit approach. The principal director referred to the provisions 16 and 18 of CAG, DPC Act. Under section 23 of DPC Act, CAG authorized to make regulations in relation to scope and extent of audit and broad principles for audit of receipts and expenditure. ये काम तो आप लोग भी करते हैं? स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट आप डिसाइड करते हैं या नहीं करते? यस यस। और ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ये भी डिसाइड आप ही लोग करते हैं? प्रिंसिपल्स तो पहले से डिसाइड हो जाता है ना सर, वो तो एज पर द कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल जो है उसी हिसाब से करना पड़ता है प्रिंसिपल्स पर। ओके,
Its regulations were notified in November 2007, under which CAG is the sole authority to decide the scope and extent of audit to be conducted by him or on his behalf. आज देखिए ये लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी कि ये इनका ऑडिट करने का जरूरत है नहीं आपको, ये छोड़ दीजिए वो छोड़ दीजिए, तो अब ये कह रहे हैं कि भैया हमें डिसाइड करने दीजिए, आप डिसाइड नहीं कर सकते. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट ऑडिट, और ये मैं कहां से कह रहा हूं, जो सीएजी का जो ऑडिट रिपोर्ट है जो मास्टर लर्निंग में अपलोडेड है, वहां पर ये बातें लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिफ्यूज टू शेयर द डेटा ऑफ जीएसटी, सेइंग इट इज कॉन्फिडेंशियल. ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंपनी में ऑडिट करने गए और कंपनी कहती है नहीं नहीं सर ये डेटा हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे. इज इट पॉसिबल? आप लोग किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है तो बताइए. सर ऐसा होता है ना, कभी सर्च होता है, कोई सर्वे होता है, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चले जाते हैं डिपार्टमेंट वाले, वो एसेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ही है ही नहीं. ठीक बात है. तो हम लोग को डिस्क्लेमर देना पड़ता है. अच्छा, लेकिन ऐसा है कि है और फिर भी नहीं दे रहा हूं? वो तो भी डिस्क्लेमर दे देंगे ना, होता है कभी. अच्छा होता है. हाँ वो कोई होते हैं कोई, तो डिस्क्लेमर देना पड़ता है. ओके सर ऑडिट प्रोसेस में सब चीज ऑडिट करने का राइट है, वो ना दे वो अलग बात है, लेकिन राइट. लेकिन मतलब एज पर ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटी ही हैज टू गिव. ऑडिट सर अगर डिस्क्लोज नहीं करता है तो फिर वो टैक्स इम्प्लीकेशंस भी काफी आ जाएंगे. मतलब उसमें डिस्क्लोजर में ये भी देना पड़ता है कि कितने अमाउंट से वेरिएशंस है, कितना ये. अच्छा, एक और चीज है, रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं सर हम, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. ओके ओके ओके. प्रदीप जी आपका कोई इनपुट? सर नहीं, कोई नहीं. Okay. It also provides that audit may include online data information documents of the auditable entity. As per Regulation 56, the department concerned shall provide access to the assessment records and also any computerized system, including the databases maintained by it in hard copy or oblique and electronic form. Regulation 164 also provides that auditable entity shall ensure that audit has the right of access to the IT system owned, maintained and operated either by the auditable entity or by any other agency on behalf of the auditable entity. यानी कि जीएसटी नेटवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका भी एक्सेस दे दीजिए आप. She further pointed out that CAG was progressing towards digital auditing with greater focus on system lapses, and field audit was proposed to be limited to the leads generated from data analytics. क्या होता है ये डिजिटल ऑडिटिंग? कहाँ पे ये डिजिटल ऑडिटिंग? नहीं सर, अपना ऑडिटिंग ऑनलाइन करते हैं. नहीं ये कुछ और है. सीए इंस्टीट्यूट कोई कोर्स भी करवा रहा था ना इस ऑडिट का, कोई एडवांस कोर्स फॉरेक्स का करा रहे थे. फॉरेक्स का? तो ये फॉरेक्स नहीं वो फॉरेंसिक. ओके ओके. फॉरेंसिक ऑडिट. तो ये फॉरेंसिक ऑडिट इज मतलब ये क्या डिजिटल ऑडिटिंग है? नहीं, फोरेंसिक ऑडिट सर डिफरेंट सिस्टम ऑडिट होता है ना, डिजिटल ऑडिट. आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है कमलेश जी. सिस्टम ऑडिटिंग. Digital audit is an assessment of all active media channels and to evaluate फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो है नहीं. पैसा से इन्वॉल्व है इसीलिए. ये देखिए EY डिजिटल ऑडिट. EY digital audit uses न्यू टेक्नोलॉजी. new technology to deliver high quality audits that serve the public interest by enhancing trust and confidence. अभी है क्या? How a data driven audit approach can increase trust in business. सर मुझे एक अच्छी डेफिनेशन मिली है. हाँ. इसमें लिखा हुआ बेसिकली द डिजिटल ऑडिट अंडर जीएसटी मींस ऑडिटिंग द डेटा अंडर जीएसटी बेस्ड ऑन डाटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म व्हिच इज independent of time, place and person. अच्छा. And also digital audit will create an environment of the zero paper trail and go completely paperless by day one, which is emphasize the key feature of platform. अब देखिए मुझे मिल गया, देखिए क्या लिखा है.
A simple revolution for digital auditing and auditing digital. There is no question that technology is reshaping every element of our lives, with every advancement pushing the boundaries of what the human race is capable of. This is also true for organizations and how they are audited. But technology and artificial intelligence have in fact been around for quite some time. तो ये AI ये सब यूज करके कर रहे हैं क्या? सर देखिए ना, ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो डाटा अपन ने कंप्यूटर्स में फीड किया है पोर्टल में, वो उसका ऑडिट करेंगे, जो ऐसा कुछ है। ये सैग इन्फोटेक का एक ब्लॉग है, उसमें दिख रहा था एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, इतना एग्जैक्टिव लिखा है, डिजिटाइज, डिलीवर, एक्साइटिंग, लेकिन है क्या ये नहीं लिख रहे। सीधा सीधा इसका मतलब ये कि पेपरलेस ऑडिट को डिजिटल ऑडिट बोलते हैं, सीधा सीधा ये ऐसा है। हाँ तो ये कैसे होगा वही जानना चाह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इतना गहराई में नहीं आया उसमें पर। हाँ तो एज एन ऑडिटर, हाँ जैसे जैसे एक मैनुअल ऑडिट होता है कि जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं, ब्रांच में जाके करना पड़ता है, और अब क्या है कि सेंट्रलाइज हो गया है, तो अब ब्रांचेस जाने की जरूरत नहीं है, हेड ऑफिस से ही सारा वो ऑडिट हो जाएगा। हाँ, तो वैसा ही कुछ होगा। ना 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 नहीं, बिल्कुल एआई के अकॉर्डिंग है, डॉक्यूमेंट उसमें डाल दीजिए, अपने आप बता देगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जो नए ज्वाइन किए मैं बता दूं कि हो सकता है इसका कनेक्शन चला जाए, रीज्वाइन करें। She further pointed out that CAG was progressing toward digital auditing with greater focus on system lapses, and field audit was proposed to be limited to the leads generated from data analytics. For this, the prerequisite was regular and structured flow of data and access to pan-India data held by GSTN. She informed that based on discussion with the Department of Revenue and GSTN and their suggestions, an API data scheduler had been developed which would draw data from APIs of GSTN. It had been security audited and tested and was available for immediate use. It would provide read-only data and there would be no impact on GSTN live data at all. Based upon queries on the data drawn through scheduler, risk-based audit would be carried out. तो GSTN इसको API डेटा से CAG को डेटा देगा, रीड ओनली डेटा, उसके बाद उसमें क्वेरी लिखेगा, डेटा को एनालिसिस करेगा। Based upon queries on the data drawn through a scheduler, risk-based audits would be carried out. They had their internal protocol for confidentiality and data security, and any specific concerns raised would be addressed. She highlighted that in terms of audit regulations, the center and states needed to ensure that CAG had access to data available with GSTN, including through data scheduler. The scope of data should be as required by CAG for performing its duty under the DIS. She added that to begin with, data would be drawn in respect of all states and CBIC through the API scheduler. And once area for audit was identified at the unit level, full access to transaction level data would needed to be provided to the audit team. Once area for audit was identified at the unit level, full access to transaction level data would be provided to the audit team. In addition, access was also needed to review the back office functions and reports being generated by CBIC and the states. It was also highlighted that CAG was agreeable to implement and maintain security procedures and measures in order to ensure the protection of data shared against the risk of unauthorized access. She added that once tax department was fully automated, they would conduct audit online. मुझे शैलेश जी बता रहे थे, मुझे एक बात बताइए, एक दिन पे एक नोटिस इश्यू हो सकता है या कई नोटिस इश्यू हो सकता है? मेरे पास 12 तो मेरे पास आई है कल तक। हाँ, सेम दिन नंबर पर 12 नोटिस इश्यू किया गया है। डेट अलग है सर, 11, 12, 13। डेट अलग तो नहीं होना चाहिए। अरे है सर, मैं आपको फिर से शेयर कर दूं दोबारा। एक बार भेजिएगा, इसका एक वीडियो बना के भेजते हैं, ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के मूड में तो मैं भी हूँ। हाँ, आप मुझे है ना उसका वीडियो बना के, मतलब सॉरी, आप वो सारे नोटिस भेज दीजिए। अभी 1 सेकंड में देता हूँ। हाँ, बात कर जाएंगे। आप मुझे ना ईमेल पे भेजिएगा तो आसान रहेगा, मैं अपना ईमेल आईडी भेज रहा हूँ आपको। हम भेज दीजिए सर। ठीक है, उससे क्या होगा, और वो जो हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे, हाँ, उनके साथ भी शेयर करेंगे फिर। वो तो भाग ही गए थे सवाल सुनते। नहीं ऐसा मत बोलिए। चलिए, मैंने मेल आईडी भेज दिया। ओके सर, अब भी भेजता हूँ।
राजेश जी, जिनेश जी, आप लोगों ने Yes, किस sir. देखा है ऐसा एक दिन पे 12-12 नोटिसेस? नहीं सर, टोटल जो नहीं, मैंने नहीं चालू देखा। है 1200 है एक्चुअली। अभी दोबारा, हाँ आ गए, ठीक है। तो in addition, access was also needed to review the back office functions and reports being generated by CBSE and states. तो ये back office functions के कारण मुझे वो दिन का याद आया कि 12 दिन एक ही नंबर पे, और आप दिन को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा किस डेट को वो इश्यू हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा था डेट एक ही होना चाहिए। तो इसमें जो दिन का जो पहला होता है 2023, ये देखिए ईयर लिखा हुआ है, इसके बाद ये कुछ 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं उससे आपको पता लग जाएगा ये किस डेट को डेट इशू हुआ है। तो मैंने एक बार थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की थी। मान लीजिए 001 लिखा हुआ है, यानी कि 1 जनवरी को इशू हुआ है, मतलब फर्स्ट डे, और यही 10th लिखा हुआ है तो 10 जनवरी होना चाहिए। इस तरह से ये है शुरुआती दिन में। लेकिन अब जो दिन इश्यू हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इससे मैं एनालिसिस ही नहीं कर पा रहा हूं किस डेट का ये दिन होना चाहिए। खैर, it was also highlighted that CAG was agreeable to implement and maintain security procedures and measures in order to ensure the protection of data shared against the risk of unauthorized access. She added that once tax department was fully automated, they could conduct audit online. मतलब फिर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The deputy CAG stated that during the officers meeting held on 20th June, a few apprehensions were expressed like access to live data, whether CAG should be looking at the entire data which may not be seen by the tax officers, and the need to take note that GST was in a transitional phase. She stated that CAG acknowledged the fact that GST was in transitional phase and also added that a 360-degree view of the data would help in giving concrete suggestions to further improve the system. She added that they needed read-only data as they did not intend to affect or cause any change in data. Kerala stated that he had 2 comments on the presentation. अब देखिए किस तरह से states are apprehensive that we were not going to give the data. The first was a point of caution that concurrent audit should not become counterproductive by infringing upon the quasi-digital function of the tax administrators and before the latter had fully exhausted the entire process of revenue generation. The second was that they had a rather confusing experience with respect to digital audit. Such audit has scrutiny modules which will check the data to find consistencies which become part of the report. He stated that in the VAT regime, almost 20,000 objections were reported, which were mainly due to data mismatches and thus throwing out inconsistencies, and therefore it was important to have transparency in risk parameters, which should be fully shared with the tax authorities. The secretary stated that there was a detailed discussion on the issues. On the CAG presentation, the officers of the state and central government expressed certain reservations, particularly on sharing of live data, which could affect the functioning of the revenue administration. He suggested that this issue could be referred to the law committee for further deliberations, और फिर ये the council agreed to this proposal. इसके बाद ये पुराने नोटिस जो इशू हुए हैं उसको रेटिफाई कर देते, अब चैलेंज ही नहीं हो सकता। अब आइए सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। एक बात बताइए, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में पैन लिंक्ड रजिस्ट्रेशन था? यस सर, पैन लिंक। इसके बाद ये क्या ले आया? आधार। उसके बावजूद बायोमेट्रिक्स का भी लफड़ा चल रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन ये तो है ही, टीवी तो और इसके बाद अब इन्होंने क्या किया कि पैन डेटा डालिए और वो डायरेक्ट टैक्स के पोर्टल से एक्सेस करेगा। ठीक बात है। अब ये अब ये जब आधार बेस लेके आए थे तो उसी का डिस्कशन चल रहा है। अब ये बोलेंगे क्या क्या बोलेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूं। ये कह रहे कि आधार बेस से फ्रॉड रजिस्ट्रेशन कैसे रुक जाएगा। मान लीजिए मैंने अपने सर्वेंट का आधार कार्ड लेके जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो आधार कार्ड तो ऑथेंटिकेट हो ही जाएगा। उसके बाद 1000 करोड़ का फ्रॉड कर लिया, हाँ सर, तो सर्वेंट को कैसे पकड़ेंगे? और जिसने ये फ्रॉड किया शैडो आदमी ने, उसको कैसे पकड़ेंगे? और ये स्ट्रेस कर रहा है कि बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन दो ही मत।
बराबर है। ठीक बात है। हम्म। इसके बाद इन्होंने एक वर्ड यूज किया, लैपटॉप कंपनीज। लैपटॉप कंपनीज क्या होती है? ये मतलब कोई उसका फिजिकल एक्सटेंशन है ही नहीं, खाली हाँ, सिर्फ लैपटॉप में ही कंपनी है और लैपटॉप से हाँ। इनवॉइसेस इशू हो रहा है, हम्म। तो इनको ऐसा नहीं के लैपटॉप बारे कंपनी में कहते आया हैं। ऐसा। यस यस। तो अब पढ़ लेते हैं, इतना ही सा पॉइंट है। He suggested that physical verification of registrants should be considered seriously as a large number of laptop companies were operating in the field. ये देखिए आधार नंबर, मैं यहीं से पढ़ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश stated that provisions of authentication of GST registration through आधार number could get challenged in the court of law. जब पैन को आधार के साथ लिंक किया गया तब भी चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, यस। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर अलाउ कर दिया, बोला कोई इंफ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी नहीं है। He also expressed doubt regarding the efficacy of this provision, as someone could give his servant's Aadhaar number as the proprietor of a company and carry out fraudulent transaction in crores of rupees. Subsequently, there would be hardly be any property available to recover the evaded tax from such fraudulent registration. He suggested that physical verification of registrants should be considered seriously, as a large number of laptop companies were operating in the field. The secretary responded that chairman of UIDAI, he had an opportunity to deal with the issue of privacy vis-a-vis the Aadhaar card, and a 7-judge constitution bench of the Honorable Supreme Court has held that while privacy was a fundamental right, it came with some limitations, and the parliament could impose certain restrictions relating to security of the nation, protection of vulnerable sections of the society, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू आधार कुड बी लिंक्ड विद पैन, तो अलाउ हो गया और होने भी लगा। He stated that a similar amendment was carried out under Income Tax Act in 2017, under which Aadhaar was made compulsory for obtaining PAN. He added that legality of the Aadhaar Act was also upheld by the Supreme Court. He explained that while evasion might not be completely stopped by inserting this provision, if a person's Aadhaar was available for a GSTN, he could not disappear completely, as was the case today. He added that Honorable Supreme Court ruled in favor of linking PAN with Aadhaar, and GSTN was also a type of tax identification number. मुझे एक बात बताइए, आने वाले समय में अगर इफ एवरी पैन इज लिंक्ड विद आधार, फिर तो जीएसटी में आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना? जब पैन से ही आप डायरेक्ट टैक्स के डेटा, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स से, तो आधार का भी तो ले लेगा ये डेटा। सर वो जैसे ओपन करते हैं ना सिस्टम, तो ओके आ जाता है आधार उपयोग करके। अच्छा, हाँ, तो वो बस खाली फिजिकल वेरिफिकेशन कराना नहीं कराना उसके ऊपर रहता है बस। आधार मतलब जीएसटी में अभी टेम्पोररी बेसिस पे है, एक जैसे पूरा का पूरा जैसे। अब मुझे लगता क्या ऐसा हो गया कि पैन, नया पैन को इश्यू करेगा तो बिना आधार के नहीं इश्यू होगा? हाँ, बाकी लोगों का क्या है एक्सपीरियंस? आधार तो मैंडेटरी है सर, पैन अप्लाई करने टाइम उसमें न्यू पैन एप्लीकेशन आधार ओके, मैंडेटरी है। ठीक ठीक। तो आज के डेट में अगर कोई नया पैन के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन लेगा तो उसका आधार तो ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक बात। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे निर्भर करता है ना सर, हम कैसे ये करेंगे। मतलब जैसे अब जैसे आधार से कर दिया तो 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, हाँ, तो 25 दिन तक आगे जाएगा। हाँ ठीक बात। वो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद। हाँ, लेकिन आधार होने के बावजूद कहाँ रजिस्ट्रेशन देते हैं, वो दौड़ाते रहते हैं, है ना? हाँ सर, डॉक्यूमेंटेशन लूप होल के बेसिस पे दौड़ाते हैं। हाँ। The Honorable Deputy Chief Minister of Delhi observed that the judicial limitation expressed by the Honorable Minister from Uttar Pradesh regarding the linkage of Aadhaar to GSTN could be addressed by the proposed legislation. He stated that in his view, the limitations imposed for Aadhaar were broadly for things such as denial of subsidy, denial of admission in schools, pension, etc. He stated that this amendment would be important in checking bogus billing through laptop shops. The Honorable Minister from Uttar Pradesh stated that the problem regarding an individual committing tax fraud with no capacity to pay would continue. The Council agreed to this proposal, to the proposed amendment in Section 25. इसको छोड़ देते हैं नेशनल एंटी अथॉरिटी का।
इसके बाद लगता पढ़ा नहीं हमने। ठीक है, यहीं तक करते हैं। नहीं, पढ़ा है। तो यहाँ तक तो मैं आई। अच्छा, ये बेंचेस हैं, नहीं पढ़ा है, चलिए कोई बात नहीं। अमित जी, अमित जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। आपने नोटिस भेजा था क्या? नोटिस सर, वो जो आई थी SMT 10 वो पार्ट में थी। वो जो हाँ। पैरा वाइज भेजते हैं वो उन्होंने भेजा नहीं था। हम्म। तो बेसिकली वही जो क्रक्स था सर कि जो RC कैंसिल हो रहे डीलर एब इनिशियो, तो हम्म। उनके रेफरेंस में ही वो नोटिस दे रहे हैं कि RC कैंसिल है और आप ITC क्लेम कर रहे हो, उसका पे करो SMT 10 में। अच्छा, SMT 10 में ये नोटिस भेज रहे हैं कि सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। कब से कैंसिल हुआ? जब से उसने नंबर लिया था सर, शुरुआत अच्छा, से ही। शुरुआत से ही, मान लीजिए 1 जुलाई 2017 से, हाँ और इसका नंबर कैंसिल हो गया। ठीक है, जी सर। तो इसका सारा सो क्रेडिट मोटो, डिनाई हो रहा है। हाँ सर, सुयो ये मोटो क्या बोल 19-20 रहे का केस है सर। हैं? अच्छा, ये सुयो मोटो क्या कह रहे हैं आप? सो मोटो मीन्स हम जब चेक कर रहे हो RC डीलर का, हम्म। तो ऑनलाइन पे दिख रहा है वो सो मोटो कैंसिल। अच्छा, इसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, हाँ, सप्लायर ने लेकिन अप्लाई किया, स्टार्टिंग से ओके। कैसा करेगा सर वो? हाँ, स्टार्टिंग से नहीं कर सकता। कोई और प्रॉब्लम है क्या? ये मेरे ख्याल से सर, ये जो फेक इनवॉइस या जो वो ये इन्वेस्टिगेशन वालों ने इनका नंबर कैंसिल किया रहेगा स्टार्टिंग से ही एब इनिशियो, हाँ। और अभी फिर ये सब नोटिस भेज रहे हैं। हमारा तो सिंगल ट्रांजेक्शन था ये पार्टी के साथ हम्म। March 20 में, तो उसमें कुछ 1,43,000 आ रहा है टैक्स भरने के लिए। इस रेसिपिएंट से आपने बात की, क्या कह रहा है ये? इनका कहना था सर, मतलब GST डिपार्टमेंट ने विजिट किया हमारे यहाँ पे, और मतलब खुद से उन्होंने कर दिया, वो ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे सर वो। ईवे बिल जनरेटेड था इस गुड्स का? नहीं, ये 1920 का था सर। तो 19-20 में तो ईवे बिल आ गया था। और चेक करना पड़ेगा सर ये बिल था कि नहीं। अच्छा, चलिए, तो मेरिट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको मेरिट बता देता हूँ कि ये रिसिपिएंट अगर ईवे बिल दिखला पाता है हम्म। कि ईवे बिल इज जनरेटेड, गुड्स हैव बीन रिसीव्ड, सप्लायर हैज 1920 का जिस मंथ का इनवॉइस है उस मंथ का उसने 1 और 3 भी फाइल किया है, तो ही इज एलिजिबल टू अवेल द क्रेडिट। लेकिन अगर ये सारे रिक्वायरमेंट मिसिंग है तो उसको वो डिनाई कर सकता है, ये मेरिट है। लेकिन अगर लॉ का ग्राउंड देखेंगे, 9 अक्टूबर 2019 को मैचिंग आ गया था। तो ये 9 अक्टूबर 2019 से पहले का केस है या बाद का केस है, ये आपको देखना होगा। सर March 20 का है सर। मार्च 2020 20। का है, इसका मतलब मैचिंग है। तो अब इसने, अब मार्च 2020 में आप देखिए 1 और 3 भी फाइल्ड है या नहीं? है सर, वो 2A में आ भी रहा है सर। 2A में आ भी रहा है। जी अब सर। ईवे बिल चेक कर लीजिएगा बस, ओके। है ना, ईवे बिल था या नहीं था। उसके बाद सर ईवे ईवे बिल जरूरी है सर? देखिए, 1,43,000 का टैक्स है, तो ईवे बिल से क्या होगा कि ऑफिसर को शांत करना बहुत आसान है, जरूरी नहीं है। मतलब ईवे बिल इज नॉट द क्राइटेरिया टू अवेल द क्रेडिट, मतलब नॉट ए कंडीशंस। बट क्योंकि ये फेक इनवॉइस का केस है, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, तो आपको और कोई रास्ता नहीं है ये शो करने के लिए कि मुझे, मेरे पास आई हैव बोथ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कंडीशंस को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? ए बी, यू हैव डॉक्यूमेंट एंड यू हैव रिसीव्ड गुड्स, तो यू हैव रिसीव्ड गुड्स वो तो ईवे बिल के थ्रू ही आप जस्टिफाई कर पाएंगे। आज 2023 में 2 साल पुराना केस, 3 साल पुराना केस कैसे जस्टिफाई होगा? अजीत जी, हाँ सर। इसीलिए ईवे बिल जरूरी है। बाकी तो नोटिस देखते ही पता लगेगा कि वो क्या क्या टेक्निकल ग्राउंड और क्या हो सकता है।
और सर और कुछ? सुओ मोटो के बारे में जैसे हाँ। सर बता रहे थे, अगर डिपार्टमेंट भी इनिशिएट करता है, अगर 6 महीना हमने रिटर्न्स नहीं किया फेक बिल्स हाँ। को छोड़ के अलग से, वो भी सुओ मोटो एक करके दिखाएगा पोर्टल पे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन मतलब कैंसिल होगा तो वो भी सुओ मोटो बोल के दिखाएगा। अच्छा, ये नहीं दिखाएगा कि मतलब रजिस्ट्रेशन सुयो मोटो, मतलब मैं समझा नहीं, ये सुयो मोटो का मतलब हुआ क्या? सर एप्लीकेंट सो टैक्स? मोटो का मतलब रहता है खुद से रहता है सर ये। हाँ, वो तो हिंदी अनुवाद तो समझ में आ गया, लेकिन ये क्या? अभी ये प्रॉब्लम कैसा है सर, जैसा इन्होंने भी कहा ना अजीत सर ने, कि हम्म। अगर डिपार्टमेंट खुद से भी करता है तो जो हम जब जीएसटी चेक करते हैं तो वहां पे लिख के आता है सो मोटो कैंसिल। ये नहीं लिख के आता कि डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया है। सही है, पता नहीं ये इसका। सही है सर। ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कोई खास फर्क तो पड़ नहीं रहा है। नहीं नहीं, एसएमटी 10 में वो क्या मांग रहा है कि मतलब एसएमटी 10 में तो मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सर वही मांग रहे हैं कि आरसी कैंसिल है और आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। और अच्छा। सेकेंडली सर, और एक चीज, अभी ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि ये हम्म। जो 3B वर्सेस 2A हम्म। और 9 का टेबल 8A, हम्म। तो उनका भी नोटिस में ये भी लिख के आ रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो कि हमने 9(9)C फाइल किया था सर, वहां पे कोई हम्म। डिफरेंस नहीं था। नहीं नहीं, आप मेरे पास भी नोटिस आए हैं ऐसे। जब 9, मैंने आपको एकदम शुरू से बता रहा हूँ, 9 को इग्नोर करके चलिए। हम लोग क्या लिख रहे हैं, जब 9 का आपको देखिएगा, उसमें हमने जो किताब निकाली उसमें भी ये लिखा है, जीएसटी 9 एंड 9C इज नॉट अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच आई कैन क्लेम क्रेडिट और माई क्रेडिट कैन बी डिनाइड। बस इतना ही लाइन लिखना है आपको। 9 को वो कंपेयरिंग क्यों कर रहा है? मान लीजिए 9 नहीं में मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को अफेक्ट कर रहा है मेरा? नहीं सर। तो फिर 9 को क्यों कंपेयर कर रहा है? आप कंपेयर कीजिए 3B वर्सेस 2A को। सर आप ये थ्री बी लाइन वर्सेस लिखिए। टू ए 3B वर्सेस 2A एग्जैक्टली मैच भी है, इवन हमने कम क्रेडिट लिया है। मैं समझ गया, इस आपको ऑफिसर को यही लिखना पड़ेगा अच्छा। कि जीएसटी 9 इज नॉट अ डॉक्यूमेंट थ्रू विच क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड और क्रेडिट कैन बी डिनाइड। जीएसटी 9 इज नॉट अ डॉक्यूमेंट विच अफेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, ये लाइन लिख के यस। भेज दीजिए। वो जीएसटी 9, उम्मीद अगर समझदार होगा तो वो ऑफिसर नहीं देखेगा। हम्म। इसको बेस कैसे करें सर? बैकअप कैसे करेंगे जीएसटीआर जो आपने स्टेटमेंट अभी कहा, नहीं नहीं, तो जीएसटीआर 9 के बारे में? देखिए, उसको करने की जरूरत नहीं है ना। क्या क्या 9 में अगर आप 10,000 क्रेडिट एक्स्ट्रा लिख देते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका क्रेडिट अमाउंट इंक्रीज हो जाता है क्या? नहीं सर, नहीं डिक्रीज होता है? कुछ भी नहीं होता है। नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ कोई एनुअल इफेक्ट नहीं रिटर्न है। पड़ेगा। एनुअल रिटर्न एक कंसोलिडेशन ऑफ 1 और 3B और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें गलती चाहे हजारों हो, उससे आपकी ना लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, ना आईटीसी इंक्रीज डिक्रीज होता है। कुछ होता ही नहीं है। जीएसटी 9 इज ओनली ए पेपर। ऑडिट जाने के बाद जीएसटी 9 डॉक्यूमेंट को कोई रिलेवेंस है ही नहीं। जीएसटी 9 is a document through which I can identify my wrong in 1 versus 3B. If I admit the wrong, then I will pay. If I don't admit the wrong, I will not pay. फिर तो डिपार्टमेंट को एक्सप्लेनेशन पूछेगा। और डिपार्टमेंट कह रहा है सर 8A से मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैच नहीं कर रहा, लेकिन 2A के साथ मैच कर रहा है ना। अब और जब 2A के साथ मैच कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डिपार्टमेंट को। और डिपार्टमेंट कभी कभी ये कहने लगता है कि सर जीएसटी 9 के बेसिस पे आपने क्रेडिट एक्स्ट्रा ले लिया। भैया कैसे ले लिया, जरा ये बता दीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इफेक्ट ही नहीं हुआ तो कैसे ले लिया? ठीक बात है ना? यस सर। यस चलिए, सर, यस सर। और बताइए। सर मेरा सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, 3B वर्सेस 2A जब हमने 1920 जो उसका कट ऑफ डेट है सितंबर 2020 समथिंग। नवंबर है, ठीक है, आगे। नहीं सर, 1920 था। हाँ, सबका नवंबर है। अच्छा। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट का बात कर हाँ रहे हैं हाँ क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा, हाँ वो ठीक है। मुझे लगा 8A में जो डेटा फ्लो होके आएगा उसका। नहीं सर, नहीं सर, उसका वो नहीं अच्छा, था। ठीक है, तो ठीक ठीक। अगर वो मेरा मैच है उस पीरियड के लिए 3B 2A सब कुछ, और हाँ। मेरे पास डेटा भी है इस चीज का, तो फिर अभी वापस जो ये SMT 10 में डिफरेंस आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर खराब है फिर। नहीं नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे 9 एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में मैं न बोलना चाहता हूँ, न नहीं नहीं, मैं सर बात करना 9 की, चाह रहा तो सर हूँ। 9 हाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। 3B हाँ। वर्सेस 2A मेरा फुल्ली मैच है।
क्योंकि हाँ हमने जब ऑडिट किया था फुल्ली मैच करके ही किया था। ये हाँ, अभी हमको डेटा भेज रहे हैं उसके अंदर 70 lakhs फिर 8 lakhs इतना डिफरेंस का भेज रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप समझिए इस चीज को अमित जी। जब ये डेटा भेजते हैं ना आपको, तो वो खुद हाँ डेटा नहीं चेक करते हैं। वो लिख देंगे 2A में 100 आ रहा है और 3B में 120 आ रहा है। जब मैं खुद पोर्टल में जाके चेक करता हूँ तो ये 120 मुझे नजर आता है। पता नहीं कहाँ से डेटा उठाते हैं ये। सर, अभी जो नोटिस भेजी है उसमें 70 lakhs रुपीस डिफरेंस बताया, जो कि कुछ भी नहीं है उसके अंदर डिफरेंस। नहीं नहीं, तो आप उसको ना अपना डेटा निकाल के भेज दीजिए, बोला चेक फ्रॉम द पोर्टल। आपको कुछ नहीं करना है उसमें, हाँ ना उससे बहस करनी है ना उससे मिलना है। हमने तो ऐसे केस बहुत किए हैं। हमने उठा के कुछ भी डेटा उठा के भेज दिया। एक जगह मामूली सा डिफरेंस था 60,000 का, हमने लिख के भेज दिया उसको कि आपने जो डेटा निकाला है 2A का वो गलत निकाला। ये सब गलत उलत नहीं लिखा, बोले 2A का डेटा ये है, यू कैन इजीली चेक फ्रॉम द पोर्टल, काम खत्म। अब उसकी हेडेक है ना, बॉल इज इन हिज कोर्ट, उसको प्रूव करने दीजिए कि डेटा ये है। सर वो ये बोलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम ये असेस करके भेज रहे हैं, ये दिस इज नॉट द एक्यूरेट, बट ये हम असेस करके भेज रहे हैं, इतना आ सकता है बोल के नहीं वो ऐसे ही नहीं, बोलते हैं। किस बैंक ग्राउंड में पे? भी ऐसे चल रहा था। नहीं नहीं, किस ग्राउंड पे बोलते हैं वो? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है ना उनके पास, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट पोर्टल पे बेसिस पे वो तो काम डिटेल में काम नहीं करेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो उस पे बेस पे इतना ही, जैसे आप सर बोल रहे थे अननेसेसरी आ रहा है जो एक्यूरेट नहीं है, तो उसी बेसिस पे दे विल डिटेल में काम नहीं करेंगे, बोल देंगे हम हमारे हिसाब से इतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप नहीं बुक्स ऑफ नहीं, अकाउंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कीजिए, आप सब्सटेंशिएट करके लेके जाइए। मैंने आपको पहले भी बोला था, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे क्रेडिट नहीं मिलता है। आपको क्रेडिट मिलता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के बेसिस पे, याद है? तो हाँ मेरा सर। मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस मुझे क्रेडिट ही नहीं मिल रहा। मान लीजिए, मैंने आपको बताया भी था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरे को 100 रुपया क्रेडिट मैंने दिखलाया हुआ है, 3B में मैंने 120 दिखलाया हुआ है। डिफरेंस है या नहीं है? क्या 20 है रुपीज सर मुझे है। 20 रुपीज मुझे रिवर्स करवा देगा वो? बोले सर बुक्स अकाउंट में तो 100 ही नजर आ रहा है। बोले सर बुक्स अकाउंट ऑडिटेड है, फिर भी गलती हो गई, बाद में ले लूंगा, बाद में शो कर दूंगा। यू कैन नॉट फोर्स मी टू रिवर्स द क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, नॉट मेंटेन प्रॉपरली, आई एग्री, नॉट मेंटेन प्रॉपरली यू लेवाई द पेनल्टी, बट यू कैन नॉट फोर्स मी टू रिवर्स द क्रेडिट। ठीक है? सर, मैंने ओके आपको सर। भेज भी दिया है सर मेल किया है ना? नोटिस। हाँ ठीक है, मैं देखूंगा। सर, ये टैक्स बाय के वो चल रहा है ना सर @gmail.com? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं चल रहा है। के टैक्स सर @gmail.com सब चल रहा है, लेकिन मैं इसी को मेल को एक्सेस करता हूं। और कोई सवाल? सर, मैंने ईमेल भी कर दिया आपको। ठीक ठीक। अच्छा सुनिए, 10 मिनट में कंप्लीट ये खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं, ओके। प्रदीप जी, और तो कोई रिलेवेंट कुछ नहीं है ना अभी? कल हम लोग मिलेंगे नहीं सर। 11 बजे। मैं अभी बता देता हूं, मैं भेज दूंगा आपको, इसी लिंक में मिलेंगे 11 बजे। फॉर व्हाट? बजट का लाइव डिस्कशन। वो ऑनगोइंग रहेगा क्या सर? जैसे अभी हाँ, बजट तो 11 बजे से जैसे बट लाइव शुरू होगा ना, वैसे हम लोग भी लाइव रहेंगे 11 बजे। ठीक है। मतलब 11:45 में आ जाएंगे और फिर बैठेंगे 2-3 बजे तक, और क्या, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है सर। चलिए। अच्छा प्रदीप जी, प्रदीप जी, हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, अब अपना ना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार प्लीज। कोई बात नहीं सर। हाँ हाँ, यस सर। एक मिनट। प्रदीप जी, आप अपने बारे में एक बार बता दीजिए, और ताकि सब लोगों को पता लग जाए। प्लीज प्रदीप जी। सर, मैं लुधियाना से हूँ। नाम प्रदीप कुमार शर्मा, और आई हैव क्वालिफाइड इन 1988. At this moment, I am senior citizen. अच्छा। And right, sir. And my son, my daughter-in-law, and my daughter all are a CA. My son is also company secretary, but he is practicing as a CA. And we have written one book, Speed Up Business Growth with a Strong Balance Sheet. अरे वाह, गुड।
and my second book is in progress. Content is ready, and very shortly in 2023 I will launch that book. बहुत बढ़िया प्रदीप जी. And we are also practicing in we are auditing, making project reports, financing, taxation. Recently I have had this. अब मैं LLB फाइनल में हूँ. अच्छा. और 2 साल पहले मैंने LLB शुरू की थी. तो अप्रैल या मई में फाइनल के एग्जाम होंगे. Now I am taking very much interest in GST also. अच्छा, ओके, गुड. और हाँ जी. और ये भी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आपने मुझे कहाँ ढूंढा, कैसे ढूंढा? सर मुझे ये जो माला से है आपका फायदा वाले, जब आपने वो वेबिनार किया था 2-3 days बिफोर, तब मुझे बहुत आपकी जो वेबिनार में बड़ा इंटरेस्ट हुआ और बड़ा अच्छा लगा. दैट इज वाई मैंने आपका नंबर जब डायल किया, वहां से अपनी पोर्टल पे शो हो रहा था आपका नंबर, मैंने वीडियो स्टॉप करके नंबर को नोट किया. और जब मैंने डायल किया तो इट वाज ऑलरेडी इन माय रिकॉर्ड. ये मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कब लिया था. कोई आपका वेबिनार अटेंड किया होगा और उसके बाद मैंने ये सारा नोट किया होगा. बट नाउ आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड. आई एम वेरी मच लर्निंग फ्रॉम यू. दैट इज व्हाई आई हैव जॉइन्ड दिस क्लास. थैंक यू प्रदीप जी. वेलकम अगेन. अब मैं आपको बता देता हूँ, अमित जी महाराष्ट्र से हैं और ये जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं. और अजीत प्रसाद जी कर्नाटका से हैं और ही इज आल्सो जीएसटी प्रैक्टिशनर एंड टैक्स प्रैक्टिशनर. बक्शेटी जी इज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र. ही इज आल्सो जीएसटी प्रैक्टिशनर. मंजूनाथ मंजू इज फ्रॉम मैसूर, जीएसटी प्रैक्टिशनर. राजीव दास बर्मन जी इज फ्रॉम असम, GST practitioner. Santosh Kadu ji is from Maharashtra, practitioner. Right, Shailesh ji is advocate from Madhya Pradesh. शैलेश जी एक वेबिनार चलाते हैं उपकास का नाम से, आपने नाम सुना होगा तो. यूपी के उपकास. हाँ, उपकास. इसका मतलब तो उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता संगठन. हाँ. और रेगुलर बेसिस पे हर सैटरडे को शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे 9 बजे वो बैठ जाते हैं बस. और इतना ज्यादा एक्टिव है ये लोग, हर सैटरडे को आते हैं. ओपनिंग टाइम बट निश्चित, हमारा बंद होने का टाइम निश्चित नहीं. बंद होने का टाइम जब इन्होंने पहली बार हमें बुलाया तो बोला सर आप बोलते रहिए बस. ये किस टॉपिक पे होता है वेबिनार सर? ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है. ओके. मतलब जीएसटी है, इनकम टैक्स है, जो टॉपिक हो उस टॉपिक पे होता है. Sir, first of all, very good morning to all, and I am very much happy to know about these learned people. हाँ. कुछ लोग सर आगे आकर खुद अपना टॉपिक बताते कि मैं इस टॉपिक पे आपके वेबिनार में बोलना चाहता हूँ, तो हम लोग उनको इनवाइट कर लेते हैं और बाकायदा उनसे सीखते हैं और समझते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. अभी राजेश खंडेलवाल सर आए थे सर इसके पहले, अभी लास्ट सैटरडे को. उनका गजब का हुआ सर. अगर आप उसकी लिंक खोले, उपकास की लिंक यूट्यूब पर, लगभग 3.5 घंटे का सेशन चला सर. और किसी भी समय कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रहा. अंततः तो ये कहना पड़ा कि सर अब बस बंद करिए, बहुत देर हो गई है. ठीक है सर. ठीक है फिर, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू. चलिए, और किसी का कोई इनपुट है तो दे दीजिए. अच्छा, जिसको किताब मिल गई है, और भी बहुत लोग थे लगता चले गए, जिसको किताब मिल गई है उसका प्लीज वीडियो जरूर बनवा के भेजिए. 60 सेकंड का वीडियो बना के भेजना है आपको. 60 सेकंड का है सर, एक्चुअली हम बना नहीं पा रहे इसकी वीडियो. हाँ, सेल्फी लेते हैं ना, जैसे सेल्फी टाइप का वीडियो बना लीजिए कि ये किताब अभी थोड़ा सा ये टेस्टिमोनियल जैसा सर, टेस्टिमोनियल. हाँ, टेस्टिमोनियल टाइप का. ठीक है. ओके देन, चलिए फिर. थैंक यू सर. कल मिलते हैं 11:15 में. कल सुबह सर? कल सुबह 7 बजे नहीं, सीधे 11:15. सीधे 11:15. हाँ ठीक है. हाँ, कल सुबह 11:15. ठीक है. ओके, बाय. थैंक यू सर.
थैंक यू सर।